ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अच्छी तरह से बात को समझना है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सम एंड डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ईएमएफ यानी कि जो सेल्स होते हैं उन लोगों को सम और डिफरेंस मेथड में लगाने का तरीका क्या है, पहले मैं वो आपके सामने क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं ना सम मेथड, इसका दूसरा नाम है असिस्ट। क्या नाम है इसका दूसरा? असिस्ट। क्या मतलब है इस चीज का, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर आपके पास एक इस तरह की बैटरी है और इस बैटरी यानी कि सेल का ईएमएफ E1 है और आपने इसके साथ और एक बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दी E2। ठीक है, और एक एग्जांपल जो है डिफरेंस मेथड, जिसको बोला जाता है ऑपोज। इसको बोला जाता है क्या? ऑपोज। इस तरह से कनेक्ट किया आपने एक बैटरी और यहां पे आपके पास है इस तरह का कनेक्शन। आपने दोनों डायग्राम में नोटिस क्या करना है, पहले वाले डायग्राम में अच्छी तरह से चीज को नोटिस करें। ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब दूसरे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरे बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये मैंने कट किया है, आई हैव कट दिस बैटरी। ठीक है, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच हो रहा है। वापस रिपीट करता हूं मैं, पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच हो रहा है, मतलब ऑपोजिट टर्मिनल टच हो रहा है। क्या टच हो रहा है? ऑपोजिट टर्मिनल। अगर ये बैटरी का यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है तो उधर वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, या हम ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों का ईएमएफ का हमें सम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की होती और ये बैटरी भी 5 वोल्ट की होती तो ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में आपको 10 वोल्ट मिलता। कितना मिलता? 10 वोल्ट मिलता, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में दो ऐसी बैटरीज हैं, दो ऐसी सेल्स हैं जो एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं, यानी कि उनका जो ईएमएफ है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये कभी पॉसिबल है जब आपका एक सेल का कोई टर्मिनल दूसरे सेल के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ ज्वाइन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ ही होना चाहिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव के साथ हुआ तो भी चलेगा, ऑपोजिट टर्मिनल्स जुड़ने चाहिए। बट अगर आप सेकेंड मेथड देखेंगे जिसको आप डिफरेंस मेथड बोल रहे हैं, इसमें ये आपका E1 का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका E1 का नेगेटिव टर्मिनल है। अब दूसरे बैटरी का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप क्या देख रहे हैं? इस जगह पे दोनों बैटरीज के सिमिलर टर्मिनल एक दूसरे के साथ ज्वाइंड है। अब वो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिमिलर टर्मिनल अगर ज्वाइन हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप डिफरेंस करेंगे, यानी कि वो दोनों सेल्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा समझिए कि ये सेल होता 10 वोल्ट का और ये सेल होता 5 वोल्ट का, तो ए और बी पॉइंट के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही मिलता, क्योंकि ये 10 और ये 5 दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और आपको आएगा सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट। याद रखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं डिफरेंस मेथड की, जब भी हम बात कर रहे हैं डिफरेंस मेथड की, तो आपको एक बात याद रखनी है कि सेम terminals of both cells are connected। और आपने इसमें क्या याद रखनी है बात?
ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ बोथ सेल्स आर कनेक्टेड। इस चीज को समझने के लिए जरा मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, तो आपको ये चीज बेटर समझ में आएगी कि बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, रियल लाइफ का एग्जांपल में हम लोग लेंगे एक टॉर्च। दिस विल बी आवर सेकेंड पेज। टॉर्च कुछ इस तरह से टॉर्च दिखाई देती थी। अगर आपने कभी पहले जो हम लोग मोटी मोटी टॉर्चें यूज करते थे, बड़ी बड़ी, आज भी यूज करते होंगे, अगर आपने इस तरह की कोई टॉर्च देखी है, सो इस टॉर्च के अंदर एक्चुअल में इतनी बड़ी बड़ी दो बैटरीज पुटअप करनी पड़ती थी, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, ये मैं बैटरी बना रहा हूं। ठीक है, ये बैटरीज आपको टॉर्च का ये पीछे का ढक्कन ओपन करना पड़ता था, और ये बैटरी, दो बैटरी एक के बाद एक इस टॉर्च में आपको डालनी पड़ती थी। फिर आप वापस से ढक्कन को बंद करें, टॉर्च का बटन ऑन करें, टॉर्च चालू हो जाती थी। पर इन बैटरीज को इस टॉर्च में डालने का एक स्पेसिफिक तरीका होता था। याद रखिए, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, एक सरफेस बैटरी का ऐसा होता है जहां पे ऊपर थोड़ा सा एक बल्ज किस्म का होता है। बल्ज होने का मतलब क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है। नीचे जो बैटरी का फ्लैट सरफेस होता है, वो सरफेस नेगेटिव होता है। सिमिलरली इस बैटरी का भी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, और इस बैटरी का भी ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। अगर आपने इस सेल के अंदर ये बैटरी इस तरह से डाली, ऊपर आपका पॉजिटिव है यहां पे और नीचे आपका नेगेटिव है, इस तरह से आपने डाला, तो दूसरे बैटरी डालने का तरीका बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है, तो दूसरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसके साथ टच होना चाहिए, तब जाके ये सेल चलेगा। क्योंकि अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है, तो अब दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ असिस्ट मोड में आ गए। असिस्ट का मतलब क्या है? 5 + 5 10, ये पूरे टॉर्च को 10 वोल्ट मिल रहा है, टॉर्च चल जाएगी। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल नीचे है और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसके साथ ज्वाइन इन हो रहा है, तो ये असिस्ट हो गया, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। पर अगर आपने ऐसा ज्वाइन नहीं किया, आपने टॉर्च में जो सेल है वो उल्टा डाला। कैसे उल्टा डाला? सपोज कीजिए ये पहले वाला सेल आपने डाला, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, और दूसरा सेल आपने उल्टा डाला इस तरह से। अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये बैटरी है 5 वोल्ट की, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, आउटकम 0 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि 5 - 5 हो जाएगा ना, अपोज कर रहा है, डिफरेंस मेथड लगेगा यहां पे। क्या याद रखा? एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, या फिर एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, असिस्ट। ऑपोजिट टर्मिनल, ऑपोजिट टर्मिनल असिस्ट, सिमिलर टर्मिनल, सिमिलर टर्मिनल अपोज। हाँ या ना? बोलो बोलो, क्या तुम्हें समझ में आया? सेल्स दो तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। सेल दो तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं, या तो आप उनको असिस्ट में रख सकते हो, या तो फिर आप उनको अपोज में रख सकते हो। जहां पे भी आप चाहते हो कि दोनों सेल्स कंबाइन होके चले, तो वहां पे असिस्ट मोड आएगा। आपके टीवी के रिमोट में भी असिस्ट मोड ही आता है, बस टीवी के रिमोट में सेल साइड बाय साइड लगता है, बट असिस्ट मोड ही है। वहां पे एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जाता है, असिस्ट मोड ही है टीवी के रिमोट में भी। बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आया मुझे। एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं आया? गिव मी अ रिप्लाई। सबको रिप्लाई देना पड़ेगा। उठे हो कि नहीं उठे हो? उठ जाओ, बिस्तर के बाहर आ जाओ। एवरीबॉडी हैज टू गिव अ रिप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं उसमें हम लोग दो ईएमएफ को उठाने वाले हैं। उसमें हम लोग दो ईएमएफ को उठाने वाले हैं, यानी कि दो सेल्स को उठाने वाले हैं।
और एक बार उन लोगों को असिस्ट मोड में कन्वर्ट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, और एक बार उनको हम लोग डिफरेंस मेथड में लिखने वाले हैं। असिस्ट मेथड में लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया है कि E1 प्लस E2 होता है, और डिफरेंस मेथड में आपको समझ में आ गया है कि E1 माइनस E2 होता है। वापस मैं रिपीट करता हूं कि जब भी हम पोटेंशियोमीटर के साथ काम करने वाले हैं आज, तो हम लोग एक बार दो सेल्स को असिस्ट मोड में रखेंगे और एक बार वही दो सेल्स को हम लोग डिफरेंस मोड में रखेंगे, और फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर के साथ काम करेंगे। डायग्राम देख के डरना नहीं है। अगेन जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है मैं उसी तरह से नहीं जाने वाला हूं, मैं एक सिंपलिस्टिक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? इसलिए एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन हियर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपका एक बैटरी E, ये हमने लगाया एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा और आगे आइए, ये हमने कनेक्ट किया है एक रियोस्टैट। मैंने आपको बताया था रियोस्टैट सर्किट की सेफ्टी के लिए कनेक्ट किया जाता है। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का खुद का। थोड़ा नीचे आइए, ये पॉइंट को आप ए मार्क करिए, ठीक है? और अब इस ए पॉइंट से लेके थोड़ा आगे जाइए, और ये आपका बी पॉइंट यहां पे हो गया, और यहां से लेके यहां तक रियोस्टैट के साथ वापस कनेक्ट कर दीजिए। आपका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में करंट फ्लो होता है क्या? करंट फ्लो नहीं होता बेटा। अगर 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों गायब हो गया, 5 और 5 जीरो हो गया, तो करंट फ्लो कैसे करेगा? करेगा क्या? आया समझ में संस्कार? नेगेटिव नेगेटिव में अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 5 माइनस 5 कर देगा, तो फिर जीरो हो जाएगा ना बेटा। तो जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा? बराबर है, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई, ये जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई, ये क्या है? क्या जानते हो आप? ये पूरी चीज क्या है जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं? व्हाट इज दिस क्लास? कम ऑन रिप्लाई, बोलो मुझे सब लोग। ये जो चीज मैंने अभी आपके सामने दिखाई है, ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं? ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। ये पूरा का पूरा मिला के आपका पोटेंशियोमीटर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि पोटेंशियोमीटर के अंदर तीन चीजें ढूंढनी है। पोटेंशियोमीटर की खुद की बैटरी होगी, पोटेंशियोमीटर की बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और हमारे पास एक वायर होगी ए बी। जो रेड कलर में मैं बनाता हूं वो हमारी वायर है ए बी, ठीक है? ये पूरा का पूरा सेटअप पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए। वापस हम लोगों ने यहां से एक वायर निकालनी है, ठीक है? इस वायर के साथ आप लोगों ने वापस दो वायर्स निकालनी है। जैसे पिछली बार किया था सेम वही काम कर रहे हो, बट इस बार आप लोगों को सम मेथड दिखाना है, इसलिए आपने इस तरह से कनेक्ट करना है, और आपने लगाना है एक गैल्वेनोमीटर, और ये थोड़ा आगे आप चले गए। फिर आपने वापस कनेक्ट करना है इस तरह से, और आपने वापस लगाना है एक गैल्वेनोमीटर, और आप इस तरह से आगे चले गए। ये जो सेल आप देख रहे हैं ये है E1, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये है E2, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये है E1, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये है E2। याद रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग असिस्ट और हम लोग अपोज वाला डायग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ चुके होंगे तो जो मैंने पहला वाला यहां पे बनाया है, इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि पहले वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट है। अगर ऐसा होता है तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि जो E1 और E2 है वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। इधर ऊपर में यहां पे E1 और E2 एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, पर यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो E1 और E2 एक दूसरे को असिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेगेटिव टर्मिनल आमने सामने है।
इसका मतलब इस वाले केस में E1 और E2 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। अब जो हमने कल किया सिमिलर हमको आज करना है। क्या सिमिलर हमें आज करना है? गैल्वेनोमीटर उठाना है, जॉकी की मदद से वायर पे नल पॉइंट ढूंढ के निकालना है। तो समझो ये सी पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिला, ठीक है। तो जॉकी की मदद से आपने सी पॉइंट पे नल पॉइंट निकाला, ठीक है। हो सकता है आपने यहां पे की लगाई हो, ये आप की K1 दे सकते हैं, यहां पे आप की K2 दे सकते हैं, ये आप डायग्राम थोड़ा आप आगे लेके जा सकते हैं। तो कल की तरह अगर आपको याद होगा, तो अगर मैं K1 नाम का की क्लोज करूंगा तो ये वाला सिस्टम एक्शन में आएगा और ये वाला सिस्टम एक्शन में नहीं आएगा। तो ये जो नल पॉइंट आपने फाइंड किया है, अगर ये नल पॉइंट का डिस्टेंस L1 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस नल पॉइंट इज L1, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? अब मुझे हमारी इक्वेशंस कैसे लिखनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता है पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता। ये मुझे पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पता है। नल पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, किधर भी नहीं करते। चलिए, अब क्या क्या लिखा मैंने? पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता, ऊपर वाला रास्ता, पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता, ठीक है। पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता, पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता, ठीक है। अब हाँ, विजय सही है, विजय सही है। ऊपर वाले रास्ते का पोटेंशियल क्या है क्लास? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द ऊपर वाला रास्ता? ऊपर वाले रास्ते का पोटेंशियल है VAC बराबर इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द नीचे वाला रास्ता? नीचे वाले रास्ते में कितने बैटरी हैं? 2, और दोनों के दोनों बैटरी एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2। अब VAC यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल, आप VAC को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो K टाइम्स L1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आप इसको डाल सकते हो एक डब्बे में और आप इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने कल घर जाने के बाद मतलब जब आपको शीट मिली, और आपको जब शीट मिली और आपने उस शीट को पूरा का पूरा अच्छी तरह से पढ़ा, कल का लेक्चर कल ही खत्म किया, तो आज मैं क्या बोल रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि अगला स्टेप में सर क्या करने वाले। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं की जो दूसरा वाला की है, यानी कि ये जो K2 है, इसको मैं बंद करूंगा और मैं इसको ओपन कर दूंगा। तो अब अपने पास इस तरह से यहां पे नल पॉइंट मिला समझो। तो अगर यहां पे नल पॉइंट मिला अपने को, तो ये डिस्टेंस L2 हो जाएगा इस तरह से, बराबर है। तो अब हम लोग सेकंड इक्वेशन लिखने के लिए तैयार है। बोलो डायरेक्टली मुझे सेकंड इक्वेशन बोलो, किस तरह से लिखूंगा मैं सेकंड इक्वेशन? एवरीबॉडी कम ऑन। पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता क्लास? ऊपर वाले का पोटेंशियल है VAD, नीचे वाले का पोटेंशियल होगा E1 माइनस E2। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऊपर वाले बंदे का AD है, पर नीचे वाला रास्ते में अपोज हो रहा है, नीचे वाले रास्ते में अपोज हो रहा है, तो यहां पे E1 माइनस E2 आएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ VAD? VAD कैन बी रिटन एज K टाइम्स L2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आप इसको डाल सकते हैं एक डब्बे में और आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकता हूं? हां, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं डिवाइड 1 एंड 2।
डिवाइड 1 एंड 2। विजय पूछ रहे हैं सर E1 माइनस E2 करने के बाद 0 नहीं आएगा क्या? विजय आपको ये वाला एग्जांपल देखना पड़ेगा मेरा। हो सकता है ना कि E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू सेम ना हो, बराबर है ना। एक बैटरी हो सकती है 10 वोल्ट की होगी, एक बैटरी हो सकती है 5 वोल्ट की होगी, बराबर है। तो 10 माइनस 5 अभी भी 5 वोल्ट बचता है सर्किट के अंदर, ए और बी पॉइंट में अभी भी 5 वोल्ट बचता है। तो जीरो कब आएगा? असिस्ट डिफरेंस मेथड में जीरो कब आएगा? जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा बैटरी का एग्जांपल दिया था, दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल की थी, तो 5 माइनस 5 जीरो हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डिफरेंस मेथड करने पे आंसर जीरो मिलेगा। तो चलिए दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं क्लास, ठीक है। तो अगर हमने डिवाइड कर लिया तो हमें मिलेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। आपको पता होना चाहिए हमारा जो मेन टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। हमें सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो जब भी आप कंपेयर की बात करते हैं तो आपको पता है हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से के और के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक फॉर्मूला आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। इसको आप डाल सकते हैं एक डब्बे में, और आप मैथ्स का एक टेक्निक भी लगा सकते हैं जिसको बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर सुना होगा तो, नहीं सुना है तो डायरेक्टली लिख देता हूं, डोंट टेक टेंशन। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, डोंट टेक टेंशन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस। वो मैथ्स का टेक्निक, हम उसमें अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, आप घर जाइए गूगल मारिए कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों वाली चीज है, उसमें हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, इतना आपके दिमाग में आप लोग कर सकते। अरे थोड़ा तो मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? थोड़ा, मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूं कि मैं तुम लोग को पूरा चैप्टर बोला खुद से पढ़ लो, नहीं ना। मैं थोड़ा 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 करेंगे ना, करेंगे सब लोग, इतना तो सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं? इतना कर सकते। गूगल मारने में कितना देर जा रहा है, लिख के दे दिया ना आपको, खाली गूगल मारो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, 2 मिनट का कमाल है आपका, लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल आपको क्या पता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बस खत्म हो गई बात। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला सब लोग को समझ में आ रहा है? एकदम मस्त है, एकदम मस्त है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अगर बढ़िया है, तो मुझे लगता है एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। जब भी कोई चीज बढ़िया होती है तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल करना तो बनता है, ठीक है। कौन सा डिवाइस है जहां पे डिफरेंस मेथड यूज होता है? ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस मेथड यूज होता है ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर डिफरेंस मेथड यूज करवाना है तो आप करवाइए। जैसे हो सकता है कि आप एक बैटरी गलती से लेके आ गए, आप एक 10 वोल्ट की बैटरी लेके आ गए, एक 5 वोल्ट की बैटरी लेके आ गए, पर डिवाइस को सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, तो डिफरेंस में लगा दो, वो जरूरत के हिसाब से है। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगर आपके सेल को 10 वोल्ट चाहिए तो आप जानते हैं 5-5 वोल्ट की 2 बैटरी लेके आएंगे। करना ही नहीं है, दोनों की सर्किट में एक साथ क्लोज करना ही नहीं है, वरना दोनों में से करंट फ्लो होगा। आप दोनों सर्किट में दोनों की एक साथ क्लोज करके नल पॉइंट नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि एक ही टाइम पे दो नल पॉइंट नहीं आएंगे आपको वायर पे एक ही टाइम पे एक ही नल पॉइंट आएगा आपको। तो इसलिए एक ही टाइम पे एक ही की क्लोज करना है, एक को एक्शन में लेना है, फिर दूसरे को एक्शन में लेना है। अरे आपको नहीं, जरूरी नहीं है एक ड्यूरासेल की और एक एवरीडे की, दोनों एवरीडे की भी हो सकती है। E1 भी एवरीडे हो सकता है, E2 भी एवरीडे हो सकता है। अभी आप जब टॉर्च जलाते थे बचपन में, तो ये दोनों एवरीडे के लेके आते थे कि एक ड्यूरासेल की एक एवरीडे के लेके आते थे? दोनों सेम कंपनी की भी तो हो सकती है, बराबर है। तो फिर अलग अलग कंपनी की क्यों लानी है आपने? बराबर है क्या? डन है। चलो एक न्यूमेरिकल हो जाए,
न्यूमेरिकल आपके सामने है यहां पे स्क्रीन पे, ठीक है। ये है हमारा चौथा पेज। सब लोग को आई थिंक न्यूमेरिकल मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, आपको कहां से दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दिया, यहां पे है न्यूमेरिकल। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 15वां न्यूमेरिकल। याद रखिए क्लास, जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भले ही टेक्स्ट में सॉल्व में न्यूमेरिकल होगा या पीछे अनसॉल्व में न्यूमेरिकल होगा, मैं पक्का वो न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो अच्छी तरह से बात को समझना है सब लोगों ने। 15वां न्यूमेरिकल आई होप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। पे अटेंशन, पे अटेंशन। मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ट्राई कीजिए कि आपके वीडियोस बार बार ऑन ना हो, चेक करते रहना है। वीडियो टैब के ऊपर क्रॉस मार्क होना चाहिए, क्रॉस मार्क होना चाहिए वीडियो टैब के ऊपर, वीडियो चालू नहीं होना चाहिए आप लोगों का। 15वां न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं। व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 are connected in series so as to assist each other। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, साफ साफ मेंशन किया है कि उन दोनों सेल को असिस्ट ईच अदर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज मतलब ऐसा कनेक्ट किया कि उन दोनों में से करंट एक जैसा निकलेगा, एक जैसा फ्लो होगा। तो ऐसे कनेक्ट करने को आप क्या बोलते हो? सीरीज बोलते हो, पर असिस्ट बोल रहे हो। असिस्ट का मतलब क्या है? असिस्ट का मतलब है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, या एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, इसको अपन असिस्ट बोलते हैं। असिस्ट मतलब हमारा सम मेथड हो गया। तो हमें पता है, हमें पता है क्या बोल रहा है वो, कि E1 और E2 नाम का सेल आपने इस तरह से कनेक्ट किया है कि वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, कॉमा। उसके बाद क्या बोलता है? देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। व्हाट इज दिस बैलेंसिंग लेंथ? बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होगा? क्या आपको क्लिक हो गया है? क्या किसी को क्लिक हो गया है? बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होगा? L1 नल पॉइंट वाली लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोलता है। पोटेंशियोमीटर की वायर पे जहां पे नल पॉइंट मिला होगा और जो ये लेंथ होगा, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलता है, वो L1 बोलता है। तो मुझे तो भाई क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया? मुझे पता चल गया है कि L1 वो 2.7 मीटर्स हमें देना चाहता है, और ये तब वैलिड है जब E1 प्लस E2 वाला कार्यक्रम हुआ होगा, असिस्ट वाला कार्यक्रम हुआ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत है। यहां तक क्वेश्चन आई होप सब लोगों को समझ में आ गया है। When the cells are connected in series so as to oppose each other, oppose वर्ड आ गया, मेरे दिमाग में चमक गया, आपके दिमाग में भी चमक जाना चाहिए। अब वो L2 वाली लेंथ देगा हमको। The balancing length is found to be 0.3 मीटर। 0.3 मीटर। ये तब कार्यक्रम होगा जब E1 माइनस E2 वाला कार्यक्रम हुआ होगा। क्या बोलता है? बिल्कुल ध्यान से लास्ट वाला स्टेप पढ़िए। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब क्या होगा क्लास? कंपेयर का मतलब होगा हमें फाइंड आउट करना है E1 बाय E2। सिंपल, यू हैव टू फाइंड आउट E1 बाय E2 इक्वल टू, अभी ताजा ताजा फॉर्मूला निकाला था, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, बराबर है, अभी अभी निकाला था, ठीक है। E1 बाय E2। L1 कितना है? 2.7। L2 कितना है? 0.3। L1 कितना है? 2.7 माइनस 0.3। 2.7 प्लस 0.3 कितना होता है क्लास? हाउ मच इज 2.7 प्लस 0.3? बोलो, 2.7 प्लस 0.3 इतना तो आता होगा। 2.7 माइनस 0.3, 2.7 माइनस 0.3, 7 में से गया 3, 7 में से गया 3, 2.4 बराबर है। अब इतना तो आप लोग डिवाइड कर ही सकते हो यार, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना तो डिवाइड कर सकते हो ना? होगा नहीं होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? बस E1 बाय E2 की वैल्यू आपने लिख देनी है डिवाइड करने के बाद, हो गया आपका। लोगों ने आंसर भी बता दिया। 1.8 है कि 1.0.8 है? 1/0.8 है कि 1.8 है?
फातिमा 1/8 है कि 1/0.8 है? हाँ संस्कार, सम पूरा हो गया बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। 1/0.8, और आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको और भी फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको 1.25 आंसर आ जाएगा। मतलब एक्चुअली जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, 1.25/1 आएगा। यूनिट यूनिट मत लिख देना यहाँ पे यूनिट वगैरह मत लिख देना, क्योंकि आप रेशियो ले रहे हो तो रेशियो में यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कभी भी कोई चीज का रेशियो रहता है तो उसका यूनिट नहीं आता। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम, इट्स लेंथ इज 8 मीटर। वापस रिपीट करता हूं, क्या बोला उन्होंने? द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। तो जरा मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि क्या चीज बोल रहा है। अगर इस वाले क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत है, न्यूमेरिकल्स में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में गिवन लिखिए, सोल्यूशन लिखिए, काम खत्म हो जाता है। बट कभी कभी कैसा है, किसी क्वेश्चन को समझने के लिए हो सकता है कि हमें डायग्रामेटिकली हमको खुद को समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट अभी जैसे मुझे आप लोग को समझाना है तो मैं कोशिश करता हूं एक डायग्राम के तरीके से समझाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पोटेंशियोमीटर बना देता हूं। तो यहां पे मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी का मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पे मेरे पास एक रियोस्टैट है जिसका नाम है RH। यहां से एक पॉइंट जाएगा और मैं यहां से लेके यहां तक एक इस तरह का वायर बना लेता हूं, ठीक है। और वायर बनाने के बाद ये इस तरह से मैं यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। डायग्राम तैयार। ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा अपने पास एक पोटेंशियोमीटर है। ये पूरा का पूरा अपने पास क्या है? पोटेंशियोमीटर है। कुछ बातें बिल्कुल ध्यान से समझनी है आपने। पहली लाइन में आपसे ये कहता है कि जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, वायर वायर होती है ए बी। ए बी को आप बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं ए बी को पोटेंशियोमीटर वायर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पोटेंशियोमीटर की वायर का रेजिस्टेंस बोलता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 8 ओहम। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ी है और अगर आपने अभी मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड भी पढ़ी है, तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि जब मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, R इज इक्वल टू रो L बाय A, मैंने उस वक्त भी आपको यह बात बताई थी कि वायर के पास भी रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो किसकी लेंथ और किसकी एरिया की बात कर रहे हो आप एक वायर की लेंथ और वायर की एरिया के बारे में बात कर रहे हो। तो याद रखना है, कभी भी जब भी आप किसी वायर को लेके आते हो तो उसके पास भी रेजिस्टेंस हो सकता है। आर डब्ल्यू क्या है? व्हाट इज आर डब्ल्यू? लिख के देता हूं मैं, ताकि घर जाने के बाद शीट ओपन करो तो टेंशन में ना आ जाओ। रेजिस्टेंस ऑफ ये पोटेंशियोमीटर की वायर। दूसरी चीज उसने क्या दी हुई है? पूरी वायर की लंबाई। पूरी वायर की लंबाई में कैपिटल एल ले रहा हूं। कितना है भाई? 8 मीटर। दिस इज पूरा का पूरा ए बी। उसने खुद बोला है अ रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। मतलब पूरे पोटेंशियोमीटर की वायर का लेंथ 8 मीटर उसने दिया हुआ है। फुल स्टॉप, यहां तक है, फुल स्टॉप। पहले तो मैं तुम लोग को पूछना चाहूंगा, पहले की लाइन समझी क्या? यहां तक से यहां तक क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी। एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक 2 वोल्ट की बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। सोच के देखो, आपने पोटेंशियोमीटर के साथ, आपने पोटेंशियोमीटर के साथ एक 2 वोल्ट की बैटरी को और एक
रेजिस्टेंस बॉक्स को पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। सब लोगों ने बात को अच्छी तरह से समझना है। ये होगा हमारा पेज नंबर 6। यहां आपके पास एक 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का बॉक्स है, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। ये हमारी पोटेंशियोमीटर की वायर है। पोटेंशियोमीटर की वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है। पोटेंशियोमीटर की वायर की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है। और अभी अभी हमें पता चला कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर है। ये हमें अभी अभी पता चला और हमें आर निकालना है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि वी नो दैट यूनिट ऑफ के इज वोल्ट प्रति मीटर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। ये मैंने आपको लिख के भी दिया था पिछले वाले एग्जांपल में, जब मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा था तभी बताया था। और डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? वोल्टेज प्रति मीटर, इसलिए वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट होता है। पर यहां पे आपको के क्या दिया है? माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज होती है इसको पढ़ा जाता है माइक्रो, और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज को मिलीमीटर बोलते हैं, और अगर आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। तो आप कमाल करते हैं। K इज इक्वल टू 1 इंटू, जहां पे माइक्रो होगा वहां पे 10⁻⁻6 लिखूंगा मैं, डिवाइड करूंगा, जहां पे मिलीमीटर होगा वहां पे 10⁻⁻³ लिखूंगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर में। बिल्कुल ध्यान से समझें, अगर आपको नहीं पता है तो देखें। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो जहां पे माइक्रो था वहां मैंने 10⁻⁻6 लिखा, वोल्ट का वोल्ट लिखा, कन्वर्ट हो गया। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, तो मिलीमीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर लिखा। ये किसी को समझा? बोलो, किसी को समझा? यहां तक स्टेप समझा? मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया समझा? क्या आपको याद था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वोल्ट पर मीटर है? क्या आपको ये याद था दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट एज अ यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर? बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। थोड़ा एक एग्जांपल हो जाए। सपोज कीजिए कोई आपको बोलता है 1 माइक्रोमीटर, कोई आपको बोलता है 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर कितना मीटर होगा? 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। कोई किसी ने आपको बोल दिया 1 माइक्रोवोल्ट, तो 1 माइक्रोवोल्ट कितना होता है? 10⁻⁻6 वोल्ट। तो माइक्रो 10⁻6 होता है, तो यहां पे 1 माइक्रोवोल्ट था, इसलिए मैंने 10⁻⁻6 वोल्ट लिखा। जैसे कोई आपको बोलता है 1 मिलीमीटर कितना होता है, तो वो 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। नीचे आप मिलीमीटर देख रहे हैं, तो वहां पे मैंने 10⁻³ मीटर लिख दिया। कन्वर्जन सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। 10⁻³ ऊपर जा सकता है, तो ऊपर वैसे भी 1 इंटू 10⁻6 है, वो 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10⁻+3, और अभी भी आपका वोल्ट पर मीटर चल रहा है। अब आप देख सकते हैं जब दोनों का बेस सेम है तो पावर एडअप हो सकती है। तो व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, तो 6 एंड 3, दिस विल बी -3 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब आपका जो K का वैल्यू है वो 10⁻³
वोल्ट पर मीटर का वैल्यू है। दिया हुआ क्या था? दिया हुआ था 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। बच्चा क्या करता है, के की वैल्यू 1 लेके न्यूमेरिकल में पुट करके सॉल्व कर देता है और उसका आंसर नहीं आता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर यूनिट नहीं है के का यूनिट वोल्ट पर मीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट माइक्रोवोल्ट टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, टू कन्वर्ट मिलीमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। -3 ऊपर जाएगा, +3 होगा। व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, -6 + 3 -3। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ू। ओम्स लॉ तुमको क्या बोलता है पता है क्या? ओम्स लॉ क्या लगाते हैं अपन? सिंपल से ओम्स लॉ लगाते हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन का एक एक पार्ट समझा रहा हूं, तुम लोग को डरना नहीं है। ओम्स लॉ क्या बोला पता है क्या? ओम्स लॉ बोला वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। सब बच्चे बच्चे को पता है ये ओम्स लॉ होता है, पर तुम्हें एक बात पता है क्या एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है? पता है क्या? जो आपके एक सर्किट का टोटल वोल्टेज है वो बराबर होगा आपके सर्किट के टोटल करंट को, और वो बराबर होगा आपके सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को। अगर आपने पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाना है, अगर आपने पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाना है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज पूरे सर्किट के करंट के बराबर होगा, और वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये ओम्स लॉ है। इसको बोला जाता है क्या? ओम्स लॉ। अब मैं पहला सवाल आपसे लोग से पूछूंगा, आर टी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या है हमारा? आर टी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई टी क्या है? टोटल करंट थ्रू द सर्किट। वीटी क्या है? टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। लिख के दे रहा हूं, घर जाके टेंशन में मत आ जाना, ये वीटी वीटी क्या लिखा हुआ है, टोटल टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे आसान काम देता हूं मैं आपको मैं सबसे आसान काम देता हूं। आपको मुझे बताना है आर टी की वैल्यू कितनी होगी। सबसे आसान काम देता हूं मैं आपको, डायग्राम देखो और बताओ आर टी की वैल्यू कितनी होगी। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज पे अटेंशन। एक रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है आर, ये हमें फाइंड करना था। सर्किट में और एक रेजिस्टेंस है जो सर्किट में दिया हुआ है और आपको उसको देखना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस है इस वायर का, जिसको हमने आर डब्ल्यू लिखा हुआ है। देखा आप लोगों ने? आर डब्ल्यू इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वायर और ये रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे? सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि जब इस बैटरी से कोई करंट निकलेगा तो जितना करंट इस वायर से फ्लो होगा उतना करंट इस रेजिस्टर से भी फ्लो होगा। तो ये जो रेजिस्टर है और ये जो वायर है, ये दोनों के दोनों सीरीज में आते हैं। तो इस वायर का रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डब्ल्यू प्लस आर। मैं देता हूं 1 मिनट, आप लोगों को देख लो मैंने क्या बोला, जरा इमेजिन कर लो, जरा इमेजिन कर लो। मैं लिख देता हूं, आर डब्ल्यू एंड आर आर इन सीरीज। आर डब्ल्यू क्या है पहले से मेंशन करके रखा हुआ है, उसको जरा अभी टेंशन नहीं लेने का। आर डब्ल्यू क्या है भाई? कहां लिखा था आर डब्ल्यू? हाँ ये रहा आर डब्ल्यू, पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पहले से लिख के दिया यहाँ पे सब कुछ। तो तुम्हें अभी खाली ये इमेजिन करना है कि मैंने ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। खुद को देख लो, फटाफट बोलो हाँ या ना। ऐसे जबरदस्ती का हाँ या ना नहीं बोलना है, आपने खुद इमेजिन करके बोलना है हाँ या ना है क्या, बोलो। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से, अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से, आपको बताना है सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है। ये तो पहले वाले सवाल से भी सिंपल सवाल है, ये तो पहले वाले सवाल से भी सिंपल सवाल है। सर्किट में टोटल वोल्टेज कितने का लगा हुआ है? कम ऑन एवरीबॉडी,
ये सवाल तो पहले वाले सवाल से भी सिंपल है, क्योंकि पहले वाले सवाल में आपको वायर का रेजिस्टेंस शायद दिखा नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम में नहीं है, इसलिए लोग देख नहीं पाते। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमें टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट पता है? देख के बताओ, टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या हमें यह बात पता है? नहीं पता। किधर है टोटल करंट? दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आपको डायग्राम में दिख रहा है। बट ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग टोटल करंट सर्किट में से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग टोटल करंट सर्किट का फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। हमारे पास वीटी है, हमारे पास आरटी है, और आरटी में हमारे पास अननोन वाला बंदा भी है। हमें आरटी में आर नहीं पता, हमें आरटी में आर नहीं पता। अगर हमने टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग सब कुछ पुट करेंगे और जो अननोन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहली बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, काम डाउन, मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। काम डाउन, पहले मेरी बात अच्छी तरह से समझो। जो भी आप लिख रहे हो ना, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है ना, वो सारी चीजें सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, पर मेरा नजरिया सुनिए। आपको एक्सपीरियंस जानना पड़ेगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अच्छी तरह से मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहली बात, द करंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी इज एक्चुअली द टोटल करंट। अगर आपको अभी तक से ये बात नहीं समझ में आई तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। यही तो टोटल करंट है जिसके बारे में मैं तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं। टोटल वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो उससे निकलने वाला करंट आपका टोटल वोल्टेज, टोटल करंट हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। द टोटल करंट that is IT coming out of the cell, वो सेल है VT बराबर 2 वोल्ट, is also the same current, is also the same current flowing through the पोटेंशियोमीटर वायर। वापस रिपीट करता हूं, मैंने क्या लिखा, वापस रिपीट करता हूं, मैंने क्या लिखा है, वापस रिपीट करता हूं। मैंने ये लिखा है कि जो टोटल करंट आपके 2 वोल्ट के सेल से बाहर निकल रहा है, वही सेम करंट आपके पोटेंशियोमीटर की वायर से फ्लो कर रहा है। ये मैंने लिखा हुआ है। जरा आप डायग्राम देख के इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, कंफर्म कर सकते हैं। हाँ सर, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। यहां से सर मैं देख सकता हूं मेरी आंखों से कि सर यहां से आईटी नाम का करंट निकल रहा है सर, और वही सेम करंट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक फ्लो हो रहा है सर। मैं देख सकता हूं सर, आपने बिल्कुल सही लिखा है सर कि जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है वही करंट इस वायर से भी फ्लो हो रहा है। क्या आप लोग इस बात को कंफर्म करते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, डू यू कंफर्म दिस स्टेटमेंट, यस और नो? एवरीबडी कंफर्म्स दिस स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी बोलो, एवरीबडी कंफर्म्स दिस स्टेटमेंट और नॉट? सब लोग इस चीज को कंफर्म करते हैं बराबर? ठीक है, तो क्या अगर टोटल करंट जो सेल से निकल रहा है वो वायर से फ्लो हो रहा है तो इससे होगा क्या? हमें तो टोटल करंट निकालना है। आप हमें ये क्यों बता रहे हो कि जो टोटल करंट सेल से निकल रहा है, जो हमें अभी निकालना है, वही करंट पोटेंशियोमीटर से फ्लो रहा है? ये बता के मिल क्या जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत कुछ मिलने वाला है हम लोग को। मैं एक काम करने वाला हूं, अब मैं अभी क्या काम करने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अप्लाई ओम्स लॉ only to the पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोला मैंने? आप ओम्स लॉ लगाओ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की वायर में।
आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की वायर में भी लगा सकते हो। अगर आप ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की वायर में लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे? वोल्टेज ऑफ वायर will be equal to the current flowing through the wire, and the current flowing through the wire is IT, and the resistance of the wire. सोच के देखो, सोच के देखो, क्या लगाया मैंने सिर्फ लगाया ओम्स लॉ पोटेंशियोमीटर की वायर में लगाया, सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने ओम्स लॉ लगाया। तो अगर मैं ओम्स लॉ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाता हूं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज, उन दोनों पॉइंट के बीच का फ्लो होने वाला करंट, और उन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, वायर का करंट, वायर का वोल्टेज, लिख के देता हूं, वायर का वोल्टेज, वायर का करंट और वायर का रेजिस्टेंस। चक्रा मत जाना, 12वीं क्लास है, चक्रा मत जाना, 12वीं क्लास है, अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है बेटा, अभी आना बाकी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने बाकी हैं। हिम्मत रखना है, हम लोगों ने हिम्मत रखना है, और हम लोगों ने रेगुलरली पढ़ाई करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है। एक एक स्टेप ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूं, पिछले आधे घंटे से एक ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कोई गम नहीं है उस बात का, अपने को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझिए। मैंने ओम्स लॉ लगाया, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ लगाया, मैंने पोटेंशियोमीटर की वायर पे लगाया। पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर से फ्लो होने वाले करंट का, और पोटेंशियोमीटर के फ्लो, पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं आईटी कैलकुलेट कर सकता हूं ना, इट विल बी वी डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू, बराबर है कि नहीं? आईटी कैन बी वी डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू। खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि तुम्हें आर डब्ल्यू पता है, खुशी की बात यह है कि तुम्हें आर डब्ल्यू पता है। कितना है आर डब्ल्यू? आर डब्ल्यू है 8 ओम, देख लो, यू नो व्हाट्स आर डब्ल्यू इज, तुम्हें रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पहले से ही पता है। अब खाली इतना पता करना है कि पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीन चीज क्वेश्चन में गिवन थी, बराबर है कि नहीं? तुम्हें ये तीन चीज क्वेश्चन में डांडिया खेलने के लिए दिया है, इनका कुछ इस्तेमाल होगा तभी तो क्वेश्चन में दिया है ना, बराबर है कि नहीं है? यही इस्तेमाल है इन लोगों का, इन लोगों का यही इस्तेमाल है, आर डब्ल्यू का इस्तेमाल हो गया। अब सोचो, अब सोचो लेंथ का और के का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, सोच के बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो। के क्या है? हाउ मच इज के? 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। लेंथ कितने की है? 8 मीटर की है। तुम जानते होगे के क्या होता है? बचपन में कभी सुना है के क्या होता है? बताओ के क्या होता है? 1 मीटर की वायर का वोल्टेज, याद आया? 1 मीटर की वायर का वोल्टेज। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो मैंने आपको समझाया है? प्रति मीटर कितना वोल्टेज है, प्रति मीटर, 1 मीटर कितना वोल्टेज है, बराबर है। अब अगर आपको VW निकालना है, अगर आपको VW निकालना है, इसका मतलब आपको पूरी की पूरी वायर का वोल्टेज निकालना है, आपको पूरी की पूरी वायर का वोल्टेज निकालना है। VW इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द फुल वायर। आपको पता क्या है? आपको क्या पता है? आपको पता है 1 मीटर में इतना वोल्टेज है, और आपको वायर की पूरी लंबाई भी पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं VW इज इक्वल टू K इंटू L? एक चॉकलेट 2 रुपए की, 8 चॉकलेट कितने रुपए की? 8 दूनी 16। 1 मीटर की वायर का 10⁻³ वोल्टेज है, 1 मीटर की वायर का 10⁻³ वोल्टेज है, तो 8 मीटर की वायर का कितना वोल्टेज होगा? माइनस, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा ये? 8 इंटू 10⁻³ हाजिर है आपका VW वोल्ट्स में। सोचो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या एग्जाम में इतना दिमाग चल पाएगा? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या दिमाग इतना चल पाएगा? के क्या होता है? व्हाट इज के? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या है?
पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन है पोटेंशियल पर मीटर वायर, यानी कि 1 मीटर की वायर का वोल्टेज, 1 मीटर की वायर का पोटेंशियल कितना है, वो 10⁻³ वायर 1 मीटर की है कि 8 मीटर की है, 8 मीटर की टोटल वायर है। और आपने यहां पे क्या लगाया, ओम्स लॉ टू ओनली पोटेंशियोमीटर की वायर पे लगाया। इसका मतलब आपको जो वोल्टेज चाहिए वो पूरी वायर का चाहिए, और पूरी वायर जो है वो ए से लेके बी तक की है, और पूरी वायर की लंबाई 8 मीटर की है। पूरी वायर का वोल्टेज आपको चाहिए। VW, जो VW मैंने लिखा है वायर का वोल्टेज, इसका मतलब दिस इज एक्चुअली वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको मैं वायर का वोल्टेज मान रहा हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से हमने टोटल वायर का वोल्टेज निकालने की कोशिश की। कैसे निकाला हमने टोटल वायर का वोल्टेज? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले यह पता किया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का असली यूनिट में कैसे आता है। तो वो मैंने किस्सा आपको दिखा दिया, 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब क्या, वो पहले समझिए आपके दिमाग में। 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर का मतलब है 1 मीटर की वायर का वोल्टेज 10⁻³ है। और आपको यहां पे पूरी वायर का वोल्टेज चाहिए, पूरी पूरी वायर का वोल्टेज चाहिए। अगर 1 मीटर वायर का वोल्टेज इतना है तो 8 मीटर वायर का वोल्टेज कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दैट इज K इंटू एल, 8 × 10⁻³ जैसे मैंने आपको पूछा एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो 8 चॉकलेट कितने रुपए की, आपने बोला 16 रुपए, वैसे ही आपने यहां पे भी किया। 1 मीटर की वायर का वोल्टेज 10⁻³ तो 8 मीटर वायर का वोल्टेज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, अरे बोलो, टेंशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। तुमको कभी ना कभी इस चीज का सामना तो करना ही था। टेंशन में नहीं आना है, बेसिक याद रखना है, कंसेप्ट समझने हैं, बस हाया ना हो जाए। कम ऑन, इतना समझा, VW हमारे हाथ में है, बोलो समझा, VW हमारे हाथ में है। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड हाउ डू वी गेट द VW। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कम ऑन। अब बात को ध्यान से समझो, अब बात को ध्यान से समझना। क्या अब हम IT निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको VW भी पता है। IT कैसे निकालोगे, अब तो आपको VW भी पता चल गया। क्या फॉर्मूला था IT का, ये होगा हमारा पेज नंबर 9, IT टोटल करंट इज VW अपॉन RW। अभी अभी आपने निकाला 8 इंटू 10⁻³ अभी अभी आपने निकाला, डिवाइडेड बाय RW कितना निकाला, RW क्वेश्चन में गिवन था। हाउ मच वाज RW गिवन इन क्वेश्चन 8, बराबर है। यहां से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टोटल करंट कितना आएगा, 10⁻³ एम्पियर। हमको टोटल करंट मिल गया। फॉर्मूला देखा था, अप्लाई किया था ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल वायर पे, पोटेंशियोमीटर की वायर पे अप्लाई किया था। IT इज VW बाय RW। VW कैसे निकाला अभी दिखाया, RW क्वेश्चन में पहले से गिवन था। VW बाय RW इतना इतना, 8 8 कैंसिल हो गया, 10⁻³ एम्पियर आपका करंट आ रहा है। और मैंने अभी अभी तुम लोगों को पूछा था कि क्या तुम ये स्टेटमेंट कंफर्म करते हो। क्या स्टेटमेंट है ये, जो टोटल करंट बैटरी से निकल रहा है वही टोटल करंट आपके पोटेंशियोमीटर वायर से भी फ्लो कर रहा है। तो वही तो मैंने अभी निकाला, काम खत्म हो गया। अब हम रेडी है ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, जो फॉर्मूला हमने पहले निकाल के रखा था। टोटल सर्किट पे ओम्स लॉ लगाया था, VT इज इक्वल टू IT RT, बराबर है। अब पुटअप कर दो, अब सब वैल्यू आपने पुटअप कर देनी है। कैसे पुटअप कर दी, हाउ मच इज VT, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट कितना है 2, हाउ मच इज IT अभी निकाला 10⁻³ इनटू हाउ मच इज RT आपने पहले निकाल के रखा था, RW प्लस R, RW प्लस R 2 10⁻³ इंटू 8 प्लस R, RW इज 8। अब खाली इसको सॉल्व करना है, बाकी चीजें एकदम सिमिलर आ जाएंगी। 2 अपॉन 10⁻³ जाएगा, 8 प्लस R आएगा, बराबर है। इसके बाद आपने सॉल्व करना है इस चीज को। 10⁻³ अगर ऊपर चले जाता है, 10⁻³ अगर ऊपर चले जाता है तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे 8 प्लस R चल रहा है। 2 इंटू 10⁻³ कितना होगा, 2000, बराबर है, इक्वल टू 8 प्लस R।
अगर आपको आर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 2000 माइनस 8। 2000 माइनस 8 कितना होता है? 1992 ओहम। ये आपका फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, जरा मैं आपको टेक्स्ट बुक का मिसप्रिंट समझा देता हूं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ये 5 एक्स्ट्रा लिखा है, ये टेक्स्ट बुक का मिसप्रिंट है। आंसर है 1992।